हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास ऑफ 316। मैं हूं सौरभ शांडिल्य और मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं एसिड बेस एंड सॉल्ट का लास्ट लेक्चर। आई होप कि आपने पिछले सारे वीडियोस को तो ज़रूर ही देखा होगा। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन सॉल्ट के बारे में, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, जिसमें हम लोग जानेंगे कॉस्टिक सोडा के फॉर्मेशन के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन के बारे में, बेकिंग सोडा के फॉर्मेशन के बारे में, वॉशिंग सोडा के फॉर्मेशन के बारे में, और लास्ट में हम जानेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कॉमन सॉल्ट। The salt which is used in our home for preparing food, especially vegetables, pulses, etc., is common salt. कॉमन सॉल्ट हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा है, क्योंकि इसी का यूज़ हम लोग करते हैं अपने घरों में सब्जी बनाने में, जो सब्जी में डाला जाता है नमक, या फिर जो दाल बनाने में डाला जाता है नमक, और भी बहुत सारे कामों में जो नमक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो असल में यही कॉमन सॉल्ट ही होता है। इस कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम क्या है? इस कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड और इसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl। देखिए, इसे भी दो तरह से प्रिपेयर किया जाता है। एक तो नेचर ने इसे दिया है हमें खुद से प्रिपेयर करके, और दूसरा हम लोग इसे लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि लैब में इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड को लैब में प्रिपेयर करने के लिए क्या किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और इसी के प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है। ये तो लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने का हो गया। अब नेचुरली ये कैसे मिलते हैं हमें? तो नेचुरली या तो ये सी वाटर में मिलते हैं या फिर रॉक सॉल्ट के रूप में ज़मीन के अंदर मिलते हैं। अब दोनों जगह से निकाला कैसे जाता है? तो सबसे पहले अगर हमें सी वाटर से इन्हें निकालना होगा तो उसके लिए हमें इवेपोरेशन प्रोसेस का यूज़ करना होता है। और अगर मान के चले कि ज़मीन के अंदर से रॉक सॉल्ट के रूप में जो ये स्टोर्ड हैं, अगर वहाँ से बाहर निकालना है तो हमें जैसे कोयला निकालने के लिए माइनिंग करना पड़ता है ना, वैसे ही यहाँ पर भी क्या करना होगा, रॉक सॉल्ट का माइनिंग के द्वारा जो है वो निकाला जाएगा। तो ये होता है कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन करने का दो तरीका। सी वाटर से ऑब्टेन करना होगा तो इवेपोरेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे, रॉक सॉल्ट के रूप में ऑब्टेन करना होगा तो माइनिंग के द्वारा करेंगे। तो ये तो था कॉमन सॉल्ट के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि ये कॉमन सॉल्ट किस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग तरह के कंपाउंड्स के लिए रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है। तो चलिए अब हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट एज रॉ मटेरियल फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स। कॉमन सॉल्ट बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स के लिए रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है। जैसे क्लास 10 में हम लोग कौन कौन से कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे जो कॉमन सॉल्ट से बनते हैं। तो उनमें होगा कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। तो इनके बारे में मेनली हमें जानना है क्लास 10 कि ये सभी कॉमन सॉल्ट से प्रिपेयर होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉस्टिक सोडा के बारे में, जो कि कॉमन सॉल्ट से बनता है। कॉस्टिक सोडा, जिसका दूसरा नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए, इस कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन होता है एक प्रोसेस के द्वारा, और उस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस में होता क्या है? इस प्रोसेस में सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन बनाया जाता है, यानी कि पानी में सोडियम क्लोराइड को अच्छे से घुलाया जाता है, एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया जाता है, और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है। अब किसी भी सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास कराते हैं? तो उसके लिए हमें दो इलेक्ट्रोड सेट करना पड़ता है उसमें, एक पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड, एक निगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड कहते हैं और निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। तो सेट करना होता है, फिर उसे बैटरी से कनेक्ट करना होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है उसमें। तो जब हम लोग सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन, जिसे हम लोग ब्राइन कहते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, तो उस इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से वहाँ पर तीन सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, वो पानी में घुला हुआ मिलता है वहाँ पर हमें। फिर उसके बाद दो गैसेज वहाँ से रिलीज होती हैं, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका केमिकल इक्वेशन है कि कैसे
सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन से जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करा रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस कहाँ बनेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड तो उसका सोल्यूशन मिलेगा हमें, एक्वस सोल्यूशन, बट हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस कहाँ से निकलेंगी? तो देखिए, हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड से रिलीज हो रही होगी। कैथोड जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होगी, और जो क्लोरीन गैस है वो क्लोरीन गैस कहाँ से रिलीज हो रही होगी? एनोड से, जो कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, उसका प्रिपरेशन कैसे होता है सोडियम क्लोराइड से, उसके बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेस कहाँ कहाँ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन उनमें से कुछ यूजेस को ही हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, जिसमें जो कुछ मेन यूजेस इसके हैं उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप्स और डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चरिंग में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा क्लीनिंग एजेंट है, और एक अच्छे क्लीनिंग एजेंट होने के कारण ही इसका यूज़ मेटल्स को डी ग्रीस करने में भी किया जाता है, यानी मेटल्स के ऊपर से ग्रीस का या ऑयल का लेयर हटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इसका यूज़ ऑयल रिफाइनिंग में भी किया जाता है, डाइज और ब्लीचेस को भी बनाने में किया जाता है इसका प्रयोग। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगला प्रयोग कहाँ होता है? तो आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में। आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में इसको कैसे यूज़ किया जाता है? तो इसका यूज़ किया जाता है, जो फाइबर्स होते हैं उनमें सेलुलोज के कंटेंट को बढ़ाने के लिए। फाइबर्स को सबसे पहले क्या किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया जाता है, जिससे उनका सेलुलोज कंटेंट बढ़ता है और वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसका यूज़ आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में किया जाता है, और साथ ही साथ इसका यूज़ पेपर भी बनाने में किया जाता है। तो ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट जो है वो यूजेस थे। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? तो जब क्लोरीन गैस को पास कराया जाता है ड्राई स्लैग लाइन से, तो वहाँ पर बनता है ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पर इसका केमिकल इक्वेशन दिया गया है। ड्राई स्लैग लाइन, जिसका फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस ही होता है, उससे जब क्लोरीन गैस को पास कराया जाता है, तो पास कराने से बनता है एक नया कंपाउंड जो है ब्लीचिंग पाउडर, और साथ ही साथ वाटर। ब्लीचिंग पाउडर, ये तो इसका कॉमन नेम है। केमिकल नेम क्या होता है? तो केमिकल नेम ब्लीचिंग पाउडर का होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो ये था ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन में सोडियम क्लोराइड का क्या रोल है? तो देखिए, सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रहा था, मैंने अभी बताया था कि सोडियम क्लोराइड के जब एक्वस सोल्यूशन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते थे, क्लोर अल्कली प्रोसेस होता था, तो वहाँ पर क्लोरीन गैस रिलीज होती थी। उस क्लोरीन गैस को जब हम लोग पास कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराने पर हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है ब्लीचिंग पाउडर। तो अब हम जानेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस क्या क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ सबसे पहले टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है। टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में जो कलर होते हैं उनको हटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। फिर ब्लीचिंग पाउडर का यूज शहरों में जो पानी सप्लाई किया जाता है, शहरों में पानी पीने के लिए सप्लाई करना होता है, तो जो सप्लाई किया जाता है पानी, उसे डिसइंफेक्ट करने में, यानी कि उसमें के जर्म्स को किल करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, ताकि उसमें के जर्म्स जो है वो मर जाए। वहाँ पर एक क्लोरीनेशन प्रोसेस ही होता है पानी को प्योरीफाई करने के दौरान। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ जो है वो ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में जो है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरे को तुरंत अपना ऑक्सीजन दे देते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना ऑक्सीजन बहुत ही आसानी से दूसरों को दे देता है। इसलिए बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका प्रयोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। तो ये था ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस। अब हम जानेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, बेकिंग सोडा को जो प्रिपेयर किया जाता है, उसके लिए जिस प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है, उस प्रोसेस का नाम है सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन होता है। अब देखिए, इस प्रोसेस में होगा क्या सॉल्वे प्रोसेस में? तो जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन, जिसे हम लोग ब्राइन भी कहते हैं, जब उससे कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को पास कराया जाता है, तो वहाँ पर दो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। एक होता है अमोनियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl,
और दूसरा बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। और इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका केमिकल इक्वेशन, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन, ये ब्राइन है। ब्राइन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और अमोनिया गैस को पास कराया जा रहा है, तो पास कराने पर दो कंपाउंड्स बन रहा है, एक तो बन रहा है अमोनियम क्लोराइड और दूसरा बन रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा कहलाता है और यह है अमोनियम क्लोराइड। तो अब हम जानेंगे कि बेकिंग सोडा पर हीट का क्या प्रभाव पड़ता है। जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तो बेकिंग सोडा को हीट करने पर एक कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड का नाम है सोडियम कार्बोनेट, और वहाँ पर एक गैस भी रिलीज हो रही होती है और वह गैस है CO2। तो देख सकते हैं बेकिंग सोडा इज हीटेड टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट विद द एवोल्यूशन ऑफ CO2। तो जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तो वहाँ पर एक कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड का नाम है सोडियम कार्बोनेट, और वहाँ पर एक गैस भी रिलीज हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप उसका केमिकल इक्वेशन देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा है, उसे जब हीट किया जा रहा है, ये ट्रायंगल साइन जो है ये डेल्टा का साइन होता है, इसे कहीं पर अगर यूज किया जा रहा है समझ लीजिए कि वहाँ पर हीट किया जा रहा है उसे। तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो देखिए बनता है सोडियम कार्बोनेट, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही है, अपवर्ड एरोस दिखाया गया है यहाँ पर, और वहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये था एक्शन ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा। अब हम जानेंगे कि बेकिंग सोडा के क्या क्या यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ पर बेकिंग सोडा यूज किया जाता है। का सबसे पहला यूज होता है बेकिंग पाउडर के प्रिपरेशन में। बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर असल में वही सब्सटेंस होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं केक बनाने में, केक को स्पंजी बनाता है। तो देखिए बेकिंग पाउडर भी कैसे बनता है, तो बेकिंग पाउडर असल में मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का और किसी भी एक एडिबल एसिड का। एडिबल एसिड कहने से मेरा मतलब क्या हुआ, जो खाने में प्रयोग होता है, वैसा एसिड जो खाने में यूज होता है, जिसमें साइट्रिक एसिड भी आ जाता है, टार्टरिक एसिड भी आ जाता है, ऑक्सैलिक एसिड भी आ जाएगा। ऐसे जो मार्केट में बेकिंग पाउडर अवेलेबल होता है वो असल में बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का मिक्सचर होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एन एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। अब बेकिंग पाउडर के फॉर्मेशन में जो इन्वॉल्व केमिकल इक्वेशन होता है वो यहाँ पर दिया गया। यह बेकिंग सोडा के साथ जब किसी एडिबल एसिड को हम मिक्स करते हैं तो उस एडिबल एसिड का ये H+ आयन, इन दोनों के बीच रिएक्शन होता है और एसिड का एक सोडियम सॉल्ट बनता है और यही बेकिंग पाउडर होता है। साथ ही साथ वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जिसके कारण वो स्पंजी हो जाता है कोई भी सब्सटेंस जिसमें डाला जाएगा, और साथ ही साथ वाटर रिलीज होता है। तो ये था बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन। तो बेकिंग सोडा का सबसे पहला यूज होता है कि वह बेकिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है। इसके बाद बेकिंग सोडा बेसिक इन नेचर होता है, एक बेसिक सॉल्ट होता है, और बेसिक सॉल्ट होने के कारण इसका प्रयोग एंटासिड बनाने में किया जाता है। एंटासिड का ये एक बहुत ही एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, यानी कि उसे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है ताकि ये हमारे स्टोमक में जाके जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसे न्यूट्रलाइज कर सके, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर होता है। फिर इसका प्रयोग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में किया जाता है। ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, आप अक्सर देखते होंगे कि स्कूल्स में या हॉस्पिटल्स में वो रेड कलर का एक सिलेंडर होता है जिसपे फायर एक्सटिंग्विशर लिखा रहता है, वो असल में सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर ही होता है। तो उसमें क्या होगा, तो उस सिलेंडर में भरा होता है बेकिंग सोडा और साथ ही साथ उसमें रहता है सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम लोग उसे ओपन करते हैं, वो जो सिलेंडर होता है उसकी जब सील को हम लोग ओपन करते हैं तो सील को ओपन करते ही क्या होता है कि उसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बेकिंग सोडा में जाकर मिल जाता है। जैसे ही ये दोनों मिक्स होते हैं तो बनता है सोडियम सल्फेट, लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और वाटर। तो यही जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यही फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज होता है, और इसी का एक बहुत ही डेंस जो है वो गैस निकलता है उसमें से, सिलेंडर में से, और जहाँ पर आग लगा हुआ होता है वहाँ पर हम लोग उसे स्प्रे कर देते हैं तो आग बुझ जाता है। तो इस तरह से बेकिंग सोडा का यूज होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में। तो ये था बेकिंग सोडा का यूजेस। अब हम जानेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में, जो कि एक अगला इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड से प्रिपेयर करते हैं। देखिए बेकिंग सोडा डायरेक्टली तो सोडियम क्लोराइड से प्रिपेयर नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली होता है। अब इनडायरेक्टली भी कैसे होता है, आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को पास कराते हैं तो उसे पास कराने से अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा बनता था। बेकिंग सोडा पे आपको हीट का प्रभाव भी बताया गया था कि जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट बनता है वो एनहाइड्रस होता है। एनहाइड्रस यानी कि उसमें वाटर का कोई मात्रा उपलब्ध नहीं होता। तो ये जो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट होता है इसे हम कहते हैं सोडा ऐश, इसे हम सोडा ऐश कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3।
अब इस Na2CO3 यानी कि सोडा एस को हम लोग पानी में घुला देते हैं। पानी में घुलाने के बाद क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट की क्रिस्टल बना देते हैं तो वही सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल कहलाता है वॉशिंग सोडा। देखिए यहाँ पर उसका केमिकल इक्वेशन दिया गया है कि सोडियम कार्बोनेट को कैसे वाटर में मिक्स किया गया और क्रिस्टलाइजेशन कराया गया है, तो बन गया सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल Na2CO3.10H2O। तो यही सोडियम कार्बोनेट का जो क्रिस्टल बना है इसी को हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। तो अब हम जानेंगे वॉशिंग सोडा के यूजेस के बारे में। तो देखिए वॉशिंग सोडा सबसे पहले घरों में क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। देखिए नाम से भी क्लियर लग रहा है कि यह किसी ना किसी चीज को साफ करने में यूज होता होगा, वॉशिंग सोडा नाम से ही क्लियर लग रहा है। तो बिल्कुल यह जो है हमारे घरों में जो डिटर्जेंट यूज होता है, जो सोप यूज होता है, तो उसमें यह एक इंग्रेडिएंट होता है, यानी उन्हें बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है वॉशिंग सोडा का। फिर वॉशिंग सोडा का यूज वाटर के परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए भी किया जाता है। वाटर का परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होता है? तो वाटर में जब सोडियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट डिसॉल्व होंगे तो वह वाटर हार्ड वाटर बन जाएगा। जब हम उसमें वॉशिंग सोडा मिक्स करते हैं तो यह वॉशिंग सोडा उस कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ मिक्स होकर प्रेसिपिटेट बना देता है, जिसे हम लोग फिल्टराइज करके अलग कर देते हैं और वह वाटर में से हार्डनेस हट जाता है। वो जो प्रेसिपिटेट बनता है उसमें क्या हो जाता है, वो सोडियम कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट जो है वो वॉशिंग सोडा के साथ मिलकर इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना लेते हैं, उसे हम लोग फिल्टराइज कर सकते हैं। अब वो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट था वो तो अलग हो गया पानी से, तो जिसके कारण हार्डनेस था वाटर में वही जब अलग हो जाएगा तो हार्डनेस तो हट गया ना वाटर का। तो वाटर के परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ वॉशिंग सोडा का यूज ग्लास इंडस्ट्री में किया जाता है, सोप इंडस्ट्री में किया जाता है, उनके प्रिपरेशन में इनका प्रयोग होता है। और उसके बाद लास्ट जो वॉशिंग सोडा होता है वो बहुत सारे सोडियम कंपाउंड्स के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। जैसे कि बोरेक्स के लिए वह एक रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है। बोरेक्स जो है वो भी एक क्लीनिंग एजेंट ही है, तो उसे बनाने में जो है वो वॉशिंग सोडा का प्रयोग होता है। तो ये कुछ यूजेज हैं, और भी बहुत सारे यूजेज होते हैं, बट इतना सफिशिएंट है हमारे क्लास 10 के लिए। अब हम जानेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी कंपाउंड पर, और इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसी भी क्रिस्टल में प्रेजेंट वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि किसी भी क्रिस्टल में जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे वही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम दो एग्जांपल लिखे हुए हैं। एक तो है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का, जिसे हम लोग ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, और दूसरा है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, जिसे हम लोग ग्रीन विट्रियोल भी कहते हैं। तो हमें सबसे पहले ब्लू विट्रियोल को देखना है और उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को फाइंड आउट करना है कि कितना है। तो हम देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है? 5 है, इसलिए इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का वैल्यू भी 5 है। ठीक उसी प्रकार से ग्रीन विट्रियोल में हम लोग देख रहे हैं कि फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या है वो 7 है, इसलिए इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि कभी कभी कुछ मॉलिक्यूल्स को तो शेप तो देता ही है, साथ ही साथ कलर भी दे देता है। इसका एग्जांपल आप कैसे जान सकते हैं? तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को आप लीजिएगा और उसे जब हीट कीजिएगा ना, तो हीट करने पे आपको दिखेगा कि उसका जो पहले ब्लू कलर रहता है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का, वह गायब हो जाता है, क्योंकि उसमें के जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इवेपोरेट कर जाते हैं। और फिर आप थोड़ा थोड़ा कुछ बूंद डालिएगा फिर से उस पर कॉपर सल्फेट पर पानी का, तो फिर से वो अपना ब्लू कलर जो है वो प्राप्त कर लेगा। इस तरह कॉपर सल्फेट क्रिस्टल पहले लेंगे और हीट करेंगे तो जो उसका ब्लू कलर था वो डिसअपियर हो जाएगा, और फिर से जब कुछ बूंदे डालेंगे हम लोग वाटर का उस पर, कॉपर सल्फेट जो हीट करके आया है, तो फिर से उस पर ब्लू कलर उसका वापस आ जाएगा। तो ये बताता है कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है किसी भी क्रिस्टल का, वह कुछ केसेस में कलर भी देता है क्रिस्टल को। तो ये था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब हम जानेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है और ये बनता कैसे है? तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है जिप्सम को हीट कर, यानी जिप्सम एक तरह का कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2। तो जब हम लोग जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे या उसी को केल्विन में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 373 केल्विन पे जब हीट किया जाता है तो वही बना देता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कुछ जगहों पर 120 डिग्री सेल्सियस भी लिखा हुआ है, बट एनसीईआरटी बुक जो है उसमें लिखा गया है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट किया जाता है
जिप्सम को, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, इसलिए आपको 100 डिग्री सेल्सियस को ही याद रखना है। तो जब हम लोग जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या कह सकते हैं 373 केल्विन पे हीट करते हैं तब बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पर उसका केमिकल इक्वेशन दिया गया है, आप देख सकते हैं कि जिप्सम उसे हीट किया गया है तो बना है पीओपी और वाटर वहाँ से रिलीज हो गया है। यहाँ पर एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो बन रहा है ये पीओपी है, इसका देखिए जो पीओपी है वो तो कॉमन नेम है इस सब्सटेंस का, इसका केमिकल नेम क्या होता है तो देखिए वही बताएगा। द केमिकल नेम ऑफ पीओपी इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पीओपी का केमिकल नेम है। तो ये था पीओपी के बारे में। अब हम जानेंगे कि पीओपी का क्या यूजेस है। तो पीओपी के यूज में सबसे पहले इट इज यूज फॉर प्लास्टरिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। जैसे हमारा कोई पार्ट फ्रैक्चर हो जाता है, कोई बोन फ्रैक्चर हो जाता है, तो उस फ्रैक्चर्ड पार्ट को प्लास्टर करने के लिए पीओपी का प्रयोग किया जाता है। आप देखते होंगे जब कोई भी हमारा हड्डी टूटता है, हाथ का ही मान के चलिए हड्डी टूट जाता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, पहले उसे सेट करते हैं, फिर उसके बाद बैंडेज अप्लाई करते हैं। जिस पार्ट के पास का हड्डी टूटा हुआ है वहाँ बैंडेज अप्लाई करने के बाद उस पर पीओपी का जो है वो वाटर में मिक्स करके एक लेयर लगा दिया जाता है, फिर उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, तब वो हार्ड बन जाता है। क्योंकि पीओपी असल में कन्वर्ट हो गया रहता है जिप्सम में, तो वो हार्ड हो जाता है। अब उससे क्या होता है कि हमारा जो भी पार्ट जिस पे प्लास्टर किया गया है वो हिलता नहीं है, और हिलता नहीं है तो उसे सेट होने के लिए कुछ टाइम मिल जाता है। इसलिए पीओपी का यूज फ्रैक्चर्ड बोन को प्लास्टर करने में किया जाता है। पीओपी का सेकंड यूज क्या है, तो खिलौने बनाने में या फिर कुछ डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने में, मूर्ति वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है पीओपी का। फिर पीओपी का यूज सरफेसेस को स्मूथ बनाने में किया जाता है। जैसे घर बनता है तो घर का जो दीवार होता है उसे स्मूथ करने के लिए, ताकि उस पर पेंट जो है अच्छे से किया जा सके। आप प्लास्टिक पेंट के बारे में जानते ही होंगे, पहले क्या किया जाता है, पुट्टी लगाया जाता है, फिर उसके बाद पेंट लगाया जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, सरफेस स्मूथ हो जाता है। तो पीओपी का प्रयोग जो है वॉल्स को या फिर घर के किसी भी दीवार को स्मूथ करने के लिए भी किया जाता है। फिर इसके बाद पीओपी का यूज फायर प्रूफिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है। देखिए घरों को आग से बचाने के लिए, कभी कभी आग लग जाता है तो आग लगने से घर डैमेज ना हो, इसके लिए क्या किया जाता है, उस पर पीओपी का लेयर लगा दिया जाता है दीवारों पे, ताकि वह फायर से भी बचे, फायर से घर जो है वो डैमेज ना हो। तो ये था पीओपी का कुछ यूजेस। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और खूब शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके। और साथ ही साथ आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि अब मुझे साइंस के कौन से चैप्टर का वीडियो बनाना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।